हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका राजनीति विज्ञान के ऑनलाइन क्लासरूम में। हम बीए फाइनल ईयर के राजनीति विज्ञान के सेकंड पेपर में पढ़ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। हम संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के अध्ययन के क्रम में आज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में जानेंगे। एक सामान्य परिचय, उसके कार्य और भारत का उसमें क्या योगदान रहा है, वो सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के द्वारा की गई थी और अप्रैल 1946 में इसने अपना काम शुरू किया था। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख न्यायिक अंग है जो हेग, जो कि नीदरलैंड में स्थित है, के पीस पैलेस में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख संस्थानों के विपरीत ये 6 संस्थानों में से ये एक ऐसा संस्थान है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। ये राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट कानूनी प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह भी देता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जितने भी यूएनओ के सदस्य होते हैं वो सभी के सभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भी सदस्य होते हैं। सदस्य होने का मतलब ये नहीं है कि वो उसमें न्यायाधीश हों, लेकिन सदस्यता सभी की शामिल होती है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष हैं अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। अब हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में आने से पहले इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। क्या पहले भी इस तरह की मध्यस्थता और अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्थाएं मौजूद थी, और संयुक्त राष्ट्र संघ में इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना के पूर्व क्या क्या प्रयास किए गए थे, जहां से होते हुए हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक पहुँचे। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 33 में राष्ट्रों के बीच विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत, पूछताछ, मध्यस्थता आदि विधियों की सूची है। इनमें से कुछ विधियों में तीसरा पक्ष यानी थर्ड पार्टी के द्वारा विवादों को सुलझाना ये भी शामिल था। ऐतिहासिक रूप से मध्यस्थता और पंच निर्णय की प्रणाली पहले से मौजूद रही है, जिसमें विवादों वाली दो पार्टियों के बीच कोई तीसरी संस्था या व्यक्ति उस विवाद को सुलझाने में मदद करता है। पंच निर्णय प्रणाली प्राचीन भारत और इस्लामिक समुदायों का हिस्सा रही थी। भारत के उदाहरणों में, बाद के उदाहरणों में इसे हम देखें तो प्राचीन ग्रीस, चीन, अरब की जनजातियों के बीच और मध्यकालीन यूरोप के समुद्री कानूनों में इसको देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का आधुनिक इतिहास अगर हम देखें तो आमतौर पर पहला चरण संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच 1794 की एक संधि, जय संधि के नाम से जिसको जाना जाता है, वहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वर्ष 1872 में अलबामा दावे की मध्यस्थता को दूसरे चरण के रूप में देखा गया, जो अधिक निर्णायक चरण रहा है। रूसी जार निकोलस II द्वारा आमंत्रित वर्ष 1899 के हेग शांति सम्मेलन को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के आधुनिक इतिहास के तीसरे चरण की शुरुआत माना जा सकता है। मध्यस्थता के संबंध में 1899 के कन्वेंशन ने स्थायी संस्था के निर्माण पर बल दिया, जिसे स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के रूप में जाना जाता है, और ये वर्ष 1900 में स्थापित हुआ और 1902 में इसका कामकाज शुरू हुआ था। कन्वेंशन ने हेग स्थित एक स्थायी कार्यालय भी बनाया। इसमें कोर्ट रजिस्ट्री या सचिवालय के अनुरूप कार्य नहीं होते थे और मध्यस्थता के संचालन के लिए प्रक्रिया और नियमों का एक समूह निर्धारित किया गया था। वर्ष 1911 से 1919 के बीच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों और सरकारों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए विभिन्न योजनाओं और प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया, जिसका समापन पहले विश्व युद्ध के बाद नई अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के एक अंग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय की स्थापना से हुआ, जिसको हम आज यूएनओ के एक अंग के रूप में जानते हैं। वर्ष 1943 में चीन, सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका ने एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि सभी शांतिप्रिय राष्ट्रों की संप्रभुता समानता के आधार पर एक सामान्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए बड़े और छोटे
सभी राष्ट्रों के लिए खुला होगा। इसके बाद 1945 में G.H. हेकवर्थ समिति को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना के लिए कानून बनाने के लिए एक मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन ने समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए नए न्यायालय की स्थापना के पक्ष में निर्णय लिया, जो महासभा, सुरक्षा परिषद और आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद और सचिवालय की तरह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग होगा। वर्ष 1945 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बैठक हुई, जिसमें अपने अभिलेखागार और प्रभावों को नए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। अप्रैल 1946 में PCIJ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद स्थापित किया गया था, औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पहली बार बैठक की और PCIJ के अंतिम अध्यक्ष जोस गुस्ताओ गुरेरो को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष की कार्यावधि के लिए चुना जाता है। ये दोनों ही निकाय एक समय पर लेकिन अलग अलग मतदान करते हैं। निर्वाचित होने के लिए किसी उम्मीदवार को दोनों निकायों में पूर्ण बहुमत प्राप्त होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय की कुल संख्या के 1/3 सदस्य हर 3 साल से चुने जाते हैं और ये न्यायाधीश पुनः चुनाव के पात्र होते हैं, यानी ये दोबारा फिर से चुनाव में आ सकते हैं। ICJ को एक रजिस्ट्री द्वारा सहायता दी जाती है। रजिस्ट्री एक तरह से ICJ का स्थायी प्रशासनिक सचिवालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के इस कोर्ट की आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच है। न्यायालय के 15 न्यायाधीश विश्व के विभिन्न भागों का क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व करते हैं और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सभी क्षेत्रों का लगभग समान प्रतिनिधित्व इसमें हो, और इसके लिए ये व्यवस्था की गई है कि अफ्रीका से 3, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों से 2, एशिया से 3, पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से 5 और पूर्वी यूरोप से 2, इस प्रकार कुल 9 न्यायाधीशों का चयन किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अन्य निकायों के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते। न्यायालय के सदस्य स्वतंत्र न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें दायित्व ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेनी होती है कि वे अपनी शक्तियों का निष्पक्षता और शुद्ध अंतःकरण से उपयोग करेंगे। ICJ के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए न्यायालय के किसी भी सदस्य को तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि अन्य सदस्य एकमत न हो कि वह आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता। अभी तक किसी भी न्यायाधीश को पद से विस्थापित नहीं किया गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश भी निर्वाचित हुए हैं। वर्तमान में दलवीर सिंह भंडारी, जो कि 2017 से अपने दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए हैं। इससे पहले भी वो 27 अप्रैल 2012 से 9 साल के लिए इस न्यायालय के सदस्य रहे हैं। इसके अलावा वर्ष 1989-91 में रघुनंदन स्वरूप पाठक, नागेंद्र सिंह 1973 में, सर बेनेगल रॉव 1952 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्वरूप कुछ इस तरह से हैं। इन 15 न्यायाधीशों की लिस्ट यहाँ पर दी गई है, जिनमें भारत भी शामिल है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है, जिनकी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर कार्यों को देखें हम, तो सुरक्षा परिषद द्वारा भेजे गए किसी भी मामले पर चार्टर के अनुरूप व्याख्या करने का काम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का होता है। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर
सुरक्षा परिषद और महासभा को परामर्श देती है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों और सिद्धांतों पर अपनी राय व्यक्त करके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो भी विवाद उत्पन्न होता है उनके समाधान का प्रयास करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों द्वारा इसके समक्ष लाए गए मुकदमों की सुनवाई कर अपना अंतिम फैसला देता है जो दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होता है। एक बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कोई भी मामला कोई राष्ट्र लेकर के आता है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो भी फैसला होता है वो दोनों पक्षों को मान्य होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रमुख भूमिका का निर्वहन करता है। इससे अगले वीडियो में हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसियां जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, यूनिसेफ, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए काम करती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।